हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं अपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 से लेकर के अपने आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट तक के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही अपने आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 के चारों स्कोर कार्ड को आपके साथ शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि मेरे लेवल 6, 5, 3 एंड 2 में मेरे कितने मार्क्स बने और मैंने एग्ज़ाम टाइम में क्या मिस्टेक करी और आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता दूं कि जब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ था 2019 में, तो उस टाइम पे मैं स्पेशली एसएससी एंड आईबीपीएस की प्रिपरेशन करता था। दोनों की पैरेलल प्रिपरेशन करता था, एक साथ प्रिपरेशन करता था। और उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, दोनों एग्ज़ाम में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि मुझे अब लगता है कि मेरे को एक ही एग्ज़ाम के साथ प्रिपेयर करना चाहिए था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे लगता था कि मैं इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर सकता था। मैंने दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया और इससे रिलेटेड जो मेरे रिजल्ट हुए या फिर मैं इस टाइम पे जो प्रिपेयर करता था वो सब मैंने पिछले के वीडियो में अपलोड किया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि एसएससी आईबीपीएस की पैरेलल प्रिपरेशन, एक साथ प्रिपरेशन करता था। इन दोनों में मेरे रिजल्ट भी आए, बट निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी एग्ज़ाम में मैं फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। एसएससी में मैं करीब 3 बार टाइपिंग टेस्ट दिया, जिसमें से मैं 2 बार तो फ़ेल हो गया और एक बार मेरा टाइपिंग जब पास हुआ तो उसमें मेरे फाइनल मेरिट नहीं बन पाए। आईबीपीएस में भी इंटरव्यू में कुछ खास नंबर नहीं मिल पाए और कई बार फाइनल मेरिट से मैं बाहर हो गया। तो इन दोनों एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी टाइम मैंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर दिया था और जब फॉर्म फिल कर दिया था तो आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम में काफ़ी डिले हुआ और काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम हुआ। और मैंने ज़्यादा कुछ आरआरबी के बारे में, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जैसे कि बहुत वो ओल्ड जीके आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैंने उतना नहीं पढ़ा हुआ था, बट हाँ ठीक ठाक मतलब पढ़ा हुआ था। तो मैंने जब सीबीटी 1 दिया तो मेरे इतने मार्क्स बने थे, 91.24694 मार्क्स बने थे। और मैं लेवल टू 3 और यहाँ पे आप देखेंगे कि 6, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे सही कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि मैं लेवल 2, 3, 5, 6 इन चारों को क्वालिफाई किया था और इलाहाबाद में लेवल 4 नहीं था। मैं इलाहाबाद बोर्ड से फॉर्म फिल किया था, तो यहाँ पे लेवल 4 नहीं था, तो मैं लेवल 4 के लिए नहीं था। बस मैंने चारों एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था सीबीटी 1 में। तो एक होप सा, ऐसा मन में होप सा जग गया था कि शायद मेरा एसएससी में नहीं हुआ, आईबीपीएस में नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी में हो जाए। तो एक अंदर से ऐसा लगने लगा था कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे सीबीटी 2 के लिए मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। और हुआ ऐसा भी कि मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गया सीबीटी 2 की। और एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट था कि इस बार मेरे को कम से कम 4 बार मिलेंगे चांस, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 5 में, लेवल 6 में। और मैं इस मिसकंसेप्शन में था, इस गलतफहमी में था कि इन चारों में से कहीं एक ना एक बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आगे मैं बताऊँगा कि मेरे स्कोर कार्ड क्या रहे। तो अभी मैं बिना देरी किए सबसे पहले मैं अपने स्कोर कार्ड को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का एग्ज़ाम काफ़ी दूर दे दिया हुआ गया था। और जैसे कि इस एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा एसएससी एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम इलाहाबाद में था और ये एग्ज़ाम सिलीगुड़ी में था। तो दोनों अगले दिन, शायद 9 तारीख को। और मैं डेट पे कंफर्म नहीं हूँ कि किस तारीख को हुआ था, बट मेरे को इतना अच्छे से याद है कि मेरा एसएससी एमटीएस का एक दिन पहले
का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव का पेपर मेरा इलाहाबाद में था और अगले दिन मेरे को लेवल 6 के लिए सिलीगुड़ी जाना था। तो मैंने सोचा कि मुझे लेवल 6 का ही दे देना चाहिए क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है और इसके साथ ही जाना चाहिए। तो मैं लेवल 6 के लिए गया और गया तो मेरे 73 पॉइंट यहाँ पे मेरे 73.55 मार्क्स बने, जबकि कट ऑफ 77 पॉइंट समथिंग के आसपास था। तो मेरा यहाँ पे लेवल 6 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो लेवल 6 का मेरे से नहीं हो पाया और मैं लेवल 6 में फ़ेल हो गया। और एक ये भी रीज़न था कि मैं जिस बोर्ड से अप्लाई किया हुआ था वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल अगर बाकी जोन से कंपेयर किया जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे कितना कट ऑफ है। और हालांकि मैं कट ऑफ को दोष नहीं दूंगा क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले तो यहीं से लिए हैं, तो इसमें मेरी ही गलती है और मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इससे मेरा लेवल 6 का जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो चुका है। अब बात करते हैं लेवल 5 की। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने अपने लेवल 5 के स्कोर कार्ड को ओपन किया हुआ है और मेरे यहाँ पे 81 के आसपास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे 81.00840 के आसपास स्कोर बने और मैं इसमें भी फेल हो गया। और 81 पे बहुत सारे ज़ोन पे अगर मैं किसी और ज़ोन पे अप्लाई करता, इलाहाबाद नहीं होता, तो शायद वहाँ पे क्वालिफ़ाई कर सकता था। बट 81 लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलत जगह अप्लाई कर दिया या फिर ये अल्टीमेटली गलती मेरी ही है, क्योंकि यहाँ से भी सिलेक्शन लेने वालों ने तो डेफिनेटली लिया ही है। तो कमी हमारे में ही है, खुद में ही है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैंने यहाँ लेवल 5 में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और मेरा ये रिजल्ट भी पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो अब तक जो मेरे को शुरुआत में होप जगी थी कि लेवल सीबीटी 1 के बाद कि मैं लेवल 6 में लेवल 5 में किसी में तो सिलेक्शन ले लूँगा, तो मेरे यहाँ से लेवल 6 एंड लेवल 5 के दोनों रिजल्ट अब बाहर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि लेवल 5 के बाद हमारा स्कोर दिया गया था लेवल 2 का। तो लेवल 2 का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने लेवल 2 में थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली लेवल 5 एंड 6 इनसे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें मेरे 86 पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको ये 86.3333 बने और मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो एक छोटा सा जो होप जगह था, वो होप थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि मैं अगर टाइपिंग यहाँ पे क्वालिफाई कर लेता हूँ तो एटलीस्ट लेवल 2 की जॉब लग जाएगी। लेकिन मन में कई तरीके के सवाल भी आ रहे थे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। निगेटिव विचार भी आ रहे थे कि कई बार फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ, इस बार भी कहीं फाइनल मेरिट से बाहर ना हो जाऊँ। फ़िलहाल इसी बीच क्या हुआ कि जब टाइपिंग टेस्ट 12 अगस्त को था और इसी बीच मेरा 8 अगस्त को 8 अगस्त को 8 और 9, 8 शायद 8 अगस्त, हाँ 8 अगस्त को मेरा सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम आ गया, जिसमें 200 नंबर के मैथ थे और 200 नंबर के इंग्लिश थे। और इसी के कुछ दिन बाद 21 अगस्त को सीजीएल टीयर 3 का भी डेट आ गया था, सीजीएल टीयर 3 का। तो मैंने सोचा कि टीयर 3 के बारे में अभी तो सोचेंगे नहीं, अभी फ़िलहाल सीजीएल टीयर 2 पे फोकस करते हैं और टाइपिंग पे फोकस करते हैं। तो मैंने इन दोनों को पैरेलली इक्वल टाइम में मैं दिन भर में करीब 4 से 5 बार टाइपिंग टेस्ट देता और जो बाकी टाइम बचता वहाँ पे मैं अपनी एसएससी सीजीएल में मैथ्स के लिए एंड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करता था। क्योंकि सीजीएल टीयर 2 में आप जानते होंगे कि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं। मैथ्स 200 मार्क्स का होता है एंड इंग्लिश 200 मार्क्स के होते हैं। तो टाइपिंग के जस्ट 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था और वो भी टीयर 2 था। तो मैंने उस पे ये एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी एफ़र्ट लगाया हुआ था पहले भी। तो मैं सोचा कि मैं इस कंडीशन में था कि मैं किसी एग्ज़ाम को
कम में नहीं छोड़ सकता था, मतलब कम नहीं कर सकता था। मेरे को पूरा एफ़र्ट लगाना था अपने टाइपिंग पे और पूरा एफ़र्ट लगाना था सीजीएल टियर 2 पे, और वो मैंने पूरा एफ़र्ट लगाया। अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आप सब जानते होंगे कि 12 अगस्त, 1 मिनट मैं यहाँ पे पेन को सही कर लेता हूँ। आप सब जानते होंगे कि 12 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में 1 मिनट 12 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में मेरे एनटीपीसी का टाइपिंग था। लेकिन आप सब जानते होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में टेक्निकल ग्लिच आ जाने के कारण, टेक्निकल ग्लिच क्या, वो रीटाइपिंग का इशू था, उसके कारण उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। जब एग्ज़ाम कैंसिल किया गया तो हुआ ये कि सेकंड शिफ्ट का एंट्री काफ़ी डिले हो गया। यानी कि एंट्री का गेट क्लोजिंग टाइम 12 बजे था और एग्ज़ाम टाइम करीब 12:30 से स्टार्ट होना था, बट 12:30 हो चुके थे, एंट्री हमें नहीं मिली थी। और सब कैंडिडेट का एक अपना अपना टाइम स्लॉट होता है और उनका एक माइंडसेट होता है कि उनको इन टाइम में एग्ज़ाम परफॉर्म करना है। इससे हुआ क्या कि एक्स्ट्रा पैनिक क्रिएट हो गया और बहुत सारे कैंडिडेट घबरा गए, जिसमें इंक्लूडेड मैं भी था। मैं भी बहुत पैनिक हो गया कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बट जैसे तैसे अनाउंसमेंट हुआ कि एग्ज़ाम लिया जाएगा और किसी तरीके से हम लोगों की एंट्री हुई, एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम जब हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि रीटाइपिंग की इशू आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब किसी को क्लियर इन्फॉर्मेशन पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और ऊपर से कीबोर्ड भी हमें मेरे को पर्सनली मैंने कीबोर्ड को 2 से 3 बार चेंज किया था एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मैंने चेक किया था तो की बहुत ही हार्ड थे। वो ज़ोर-ज़ोर से, मतलब थोड़ा-सा प्रेशर लगा के प्रेस करने पड़ रहे थे। तो इससे थोड़ा अनकम्फर्टेबिलिटी फ़ील हो रहा था कि मैं कीबोर्ड के साथ मतलब फ़ैमिलियर नहीं हो पाया। और ऊपर से उतना डिले हो चुका था, बहुत सारा इश्यू हुआ जिसके कारण मैं टाइपिंग में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। और एक जो मेरा छोटा-सा होप बचा हुआ था, जब मेरा छोटा-सा होप बचा हुआ था कि इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए, जब मैं टाइप दे रहा था तो मिडिल में ही जब मैं टाइप दे रहा था, उसी समय मेरा जो उम्मीद था वो सारा ख़त्म हो गया। हालाँकि मैंने उम्मीद ख़त्म हो गया और मैं निराश हो गया बहुत ज़्यादा कि अब तो टाइप ख़त्म हो गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो फ़िलहाल अभी तक फेलियर का सिलसिला जारी है। आप सबने मेरे एनटीपीसी के सीबीटी 1 के स्कोर कार्ड से लेकर के सीबीटी 2 के 3 स्कोर कार्ड को देखें। मैंने लेवल 3 का नहीं दिखाया हुआ है। लेवल 3 में मेरे 79 मार्क्स हैं, जो कि ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है और इतने पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और ख़ासकर इस बोर्ड से जहाँ से मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो ओवरऑल ये बता देते हैं, मेरे को ऐसा जहाँ तक लगता है कि हमारी कामयाबी, हमारा सक्सेसफुल एक चीज़ ओनली पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारा चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर है हमें सिलेक्शन लेने में। का मैं यही सोच रहा था, घर आके रो रहा था, मतलब मेरे आँखों में आँसू थे और मैं बहुत ही परेशान था, क्योंकि मैंने आज से पहले बहुत फेलियर को देखा हुआ है, लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। बट मैं घर आके बहुत ही रोया और खुद को, मतलब क्राई, एक तरह से बोलते हैं ना कि इंसान बहुत ही हताश और निराश हो जाता है, तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। और मैं इसलिए परेशान हो गया कि मैंने टाइपिंग के लिए बहुत ही मेहनत करी हुई थी। मेरे घर पे 50 से 55 तक का स्पीड आ रहा था, और इसके पहले मैंने एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग को 99.66% की एक्यूरेसी से क्वालिफाई किया हुआ था। तो मेरे मन में थोड़ा भी ये डाउट नहीं था कि मैं टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हो पाऊँगा। हालाँकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, मैं डिसक्वालीफाई नहीं हुआ हूँ, बट अंदर से इंट्यूशन ये कह रहा है कि मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊँगा। और 86.33 पे मेरे को नहीं लगता कि मैंने जिस ज़ोन से अप्लाई किया हुआ है, मुझे कोई भी पोस्ट मिलेगी। नॉन टाइपिंग की भी कुछ पोस्ट हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि
उतना कम पोस्ट और 86.33 पे मिलेगी। तो मेरी एनटीपीसी की जर्नी समाप्त हो चुकी है और इससे मैंने एक चीज़ सीखा कि मैंने इस एग्ज़ाम को लेकर के अपना 3 साल वैल्यूएबल टाइम दिया। सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 के 4 एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग शहरों में गया। सीबीटी मतलब लेवल 6 के लिए दार्जिलिंग गया हुआ था, तो उसके बाद जो 3 एग्ज़ाम थे एक ही सिटी में थे, लेकिन वो भी दूर थे। इलाहाबाद थे, प्रयागराज थे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के 4 एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग सिटी में गया, काफ़ी टाइम वेस्ट किया। सबसे बड़ी बात कि टाइम तो वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ और अपना वैल्यूएबल टाइम जो मैं इस पे दिया वो अंत में जाके सब बेकार हो गया। तो अंत में ऐसा लग रहा है कि निराशा हो रही है बहुत कि सिलेक्शन पता नहीं ऐसे क्यों हुआ और क्या हुआ। तो मैं ठीक से परफ़ॉर्म मैं बस यही बताना चाहूँगा, मैं अभी अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस को याद करता हूँ तो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ या फिर बहुत ही बैड फ़ील होता है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों टाइपिंग में? क्योंकि मेरे को 1% भी ये डाउट नहीं था कि मैं टाइपिंग फ़ेल कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया कि इससे पहले मैंने एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग को 99.66% से मैं क्वालिफ़ाई किया था और अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं टाइपिंग को ईज़िली क्वालिफ़ाई कर पाऊँगा। मैं एक बार तो पैसेज कंप्लीट करूँगा ही और साथ ही मैं कम से कम हाफ़ पैसेज तो और कर दूँगा और एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ये समझ में आ गया कि सिलेक्शन एक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारा फैक्टर ज़रूरी है। तो फ़िलहाल निराशा हाथ लगी, मेरे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का सफ़र ख़त्म हो गया और मैंने सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो यही एक वीडियो था। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।